All right, students, welcome back. This is going to be a very amazing session. आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला है। यहाँ पे स्टार्ट हो रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपके कोर्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, उसके बारे में आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। देखो कि व्हाट आर, पहला क्वेश्चन ही ये है कि व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टूडेंट, कि व्हाट डू यू मीन बाय पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो पीरियोडिक टेबल तुमने देखा, पीरियोडिक चार्ट तुमने देखा है, कितने ग्रुप हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में, जल्दी बताओ कि कितने ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स, कितने ग्रुप देखते हो पीरियोडिक टेबल में। जो मेरा पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप क्या देखते हो स्टूडेंट्स, कैसा बनता है, क्या बना रखा हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स, क्या देखते हो। वन ग्रुप है, टू है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुमने कहा हाइड्रोजन और यहाँ पे हीलियम रखा। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। ये मेरा ये फर्स्ट पीरियड दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सेकंड पीरियड दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने एक पार्ट दिखाया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, उसके बाद इसको पता है कि कैसे डिवाइड होते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर क्या होता है, और नीचे दो ग्रुप और होते हैं, इसको तुमने एस ब्लॉक बोला था, यहाँ पे तुमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स बताए थे, और ए वाले पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और नीचे क्या है एफ ब्लॉक वाले हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहाँ दिखाते तुम नहीं, यहाँ पे इनके दो दिखाए हैं हमने, 4f और 5f, जिनमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। बताओ मैंने ठीक दिखाया, कुछ पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, एक्चुअल पूरा पीरियोडिक टेबल आपके पास मौजूद है स्टूडेंट्स आपकी बुक्स में, उसको आप देख सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर, ये तो मैं कह रहा हूँ कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टूडेंट, कौन बताएगा इसकी डेफिनेशन। क्वेश्चन 1 मैं सीधा ही स्टार्ट कर रहा हूँ, व्हाट आर पी ब्लॉक। नोट कर लेना सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें नोट कर लेना स्टूडेंट्स, बहुत काम की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको नोट कर लो। व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टूडेंट। देखो यहाँ पर क्या देखा तुमने, हाइड्रोजन में या इसमें एस ब्लॉक में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वो किस में जाते हैं, इसमें एस में जाते हैं। और इसमें क्या होगा, अगर मैं ये एलिमेंट ले लूं, यहाँ पर मैं जो स्टडी करने जा रहा हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, 1 2, और ये 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बनेंगे यहाँ पे, 10 11 और 12, ये 13 से स्टार्ट होगा, 13 14 15 16 17 और 18। तो ये 13 से 18 तक जो मेरे ग्रुप्स हैं स्टूडेंट, 13 से ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के अंदर जो मेरे एलिमेंट्स हैं, ये सारे कहां पर आ रहे हैं, पी ब्लॉक। कौन से हैं, ग्रुप 13 टू 18, ग्रुप 13 टू 18 वाले जो एलिमेंट्स हैं ये पी ब्लॉक में आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अब आप बताइए कि व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कौन बताएगा आंसर। बहुत ही 1 मिनट का वक्त मिलेगा आपको, अभी मैं सारा कुछ करने जा रहा हूँ आपके सामने। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन
एंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल। तो देखो वो जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है उन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देख लो एग्जांपल, तुमने लेना है तो ले लो। अभी हमारे पास यहाँ ये तुमने नोट कर लिया। अगर मैं लेता हूँ ग्रुप 13 का एलिमेंट लेता हूँ, वो 13 में क्या है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ग्रुप 13 में क्या हो रहा है? अगर मैं लेता हूँ बोरोन स्टूडेंट, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 5 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p1। तो आप देख रहे हैं जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है? पी ऑर्बिटल में जा रहा है, पी सब शेल में जा रहा है स्टूडेंट। तो उसी को हमने बोला ये पी ब्लॉक एलिमेंट। यहां से स्टार्ट हो गया, ये पहला इलेक्ट्रॉन गया है जो ग्रुप 13 का एलिमेंट है स्टूडेंट। अब आपको ये पता है कि कितने पी ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट? जल्दी बताओ, पी ऑर्बिटल कितने होते हैं स्टूडेंट्स? हाउ मेनी पी ऑर्बिटल्स आर देयर? बताओ जल्दी, कौन आंसर कर रहा? आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहिए, आपको फायदा होगा। यू विल लर्न मोर स्टूडेंट्स। लर्न करने का यही तरीका होता है कि क्वेश्चन आंसर करते रहिए मेरे साथ। ऐसे क्वेश्चन पेपरों में आ चुके हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उन सबको मैं बार बार आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो बताइए कि कितने पी ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ। सर 3। करेक्ट आंसर 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं। आपने कहा 2px, 2py और 2pz। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम? जल्दी बताओ। अरे एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो हमने आपको बताए हुए हैं, हंट्स, ऑक्को वगैरह जितने भी रूल हमने किए थे, मैक्सिमम मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, 2 और 2, कुल मिला के कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपने np1 से शुरू किया स्टूडेंट, तो ये np2 जाएगा, फिर np3 जाएगा, फिर np4, फिर np5 और फिर क्या होगा? np6। ns2 तो है सब में। तो कितने बनेंगे, कितने ग्रुप बनेंगे पी सब शेल में? जो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप बनेंगे? जल्दी बताओ। इंटरेक्ट करते रहिए मेरे साथ, सारा कुछ समझना है स्टूडेंट। 6 बनेंगे, बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने। कितने बने? 1 2 3 4 5 6। बातचीत करते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए। कोई डाउट है तो मुझे आराम से सब खाली कर दीजिए ताकि मैं आपको आराम से बता सकूं। जल्दबाजी नहीं है। सारी केमिस्ट्री रिवाइज कर दूंगा, सारी केमिस्ट्री को रिवाइज कर दूंगा, सारी केमिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी स्टूडेंट। देखते जाओ धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पर 6 ग्रुप बनने वाले हैं स्टूडेंट्स आउटर मोस्ट, जिनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं। कितने ग्रुप बनने वाले हैं स्टूडेंट? 6। तो आपके पास हमने स्टार्ट किया था ग्रुप 13, फिर 14 और फिर था ग्रुप 15 और ग्रुप 16 स्टूडेंट्स, और फिर आया ग्रुप 17 और ग्रुप 18। तो यहाँ तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया पी ऑर्बिटल। np6 ns2 np6 हो गया। तो यहाँ पर तुमने कहा कि ns2 सर np1 था, ns2 np2 हुआ, ns2 np3 हुआ। ये वैलेंस शेल दिखा रहा हूँ, वैलेंस शेल है ये मेरा, वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ। और ये दिखाया ns2 np4 दिखाया, ns2 np5 दिखाया। यहाँ पे कितने बने? ns2 np6। देखो ये 2 + 1 होता है 3, 3 10 + 3 कितना हुआ? ग्रुप 13। ये 10 + 4 है, ये 10 + 5 है, ये 10 + 6 है स्टूडेंट, ये 10 + 7 है और ये 10 + 18 है। ये हमारे ग्रुप नंबर है स्टूडेंट्स। इसको भी हम कर सकते हैं। जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए हैं स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, उसमें 10 10 ऐड करके, क्योंकि जो बीच में डी ऑर्बिटल थे स्टूडेंट्स वो 10 होते हैं। डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन डी में 10 होते हैं।
इसीलिए ये नंबर इनको दिए गए पीरियोडिक टेबल में। तो मेरे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनमें आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है पी, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। और कुल मिला के 6 ग्रुप बनेंगे, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। बोलो किसी को डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? ये 10+8 है। नो सर। समझ में आया कि जो पीरियोडिक टेबल बना है स्टूडेंट, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन गए हैं। एस वाले में आउटर मोस्ट एस में जाते हैं, पी में जाते हैं, डी ब्लॉक में डी में आउटर मोस्ट में जाएंगे, एफ वाले जो होंगे उनमें एफ में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो उन्हें फिर हमने नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के लिए रखा है। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन साफ हो गई और ये पता लग गया कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने होंगे, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो होंगे जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जा रहा है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, आपको पता है ये वाले तो पता ही है, बोरॉन वाले, ये कार्बन फैमिली है, ये कौन सी है, नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, और ये कौन सी है, हैलोजन फैमिली, जो क्लोरीन से स्टार्ट होगा, और ये डोमिनेंट गैस है हीलियम नियॉन। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये वाले हमने किए थे 11th में। बोलो 11th में पढ़े थे तुमने ग्रुप 13 और 14? यस और नो? जल्दी बताओ। 11th क्लास में पढ़े थे ग्रुप 13 14? बोलो पढ़े थे? यस सर। तो अब हम ग्रुप 15 हमारे कोर्स में है, और अगर कोई डाउट किसी को है तो वो भी हम फिर दोबारा से रिवाइज कर देंगे। जो कंपटीशन में जा रहे हैं बच्चे, कहीं भी जा रहे हैं नीट वगैरह में, तो ये वाले ग्रुप भी हमारे काम में आने वाले हैं। लेकिन मेन हम ये कह रहे हैं कि ये वाले ग्रुप जो है 15 के, और यहाँ से हमने ये पढ़ने हैं इस कोर्स में 12th में ग्रुप 15, 16, 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा टॉपिक है, और इसमें बहुत मार्क्स मिल सकते हैं स्टूडेंट। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, इसके अंदर में जो चीजें हैं समझनी है स्टूडेंट्स। अगर हम सही तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे और सही आंसर लिख देंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं है मार्क्स लेने की। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इसमें उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है किसी कंसेप्ट से, कोई ना कोई कंसेप्ट यूज, और कुछ ना कुछ तो ट्रेंड्स होंगे, बहुत सारे ट्रेंड्स होंगे, और कुछ एक्सेप्शंस होती हैं स्टूडेंट। जो एक्सेप्शंस होती हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती हैं पेपर के लिए। बताइए यस और नो? ठीक है जी? यस सर। तो नोट कर लिया सबने? तो मिटा दूं? यस सर। हर चीज को समझना, बस समझना है, कुछ नहीं करना, लर्न करना। We have to learn chemistry students. समझ लो और लर्न कर लो, यही मेरा मकसद है। मेरा मकसद है टू decode the NCERT book, टू decode the chemistry of other books। और मैं जो आपकी कर रहा हूँ 12th की, 11th की, 9th की, 10th की, और उसके बाद BSc कॉलेज की, ये मैं डिकोड करूँगा केमिस्ट्री की बुक्स को, और जो भी इनमें चीज़ें हैं मैं एक्सप्लेन करूँगा, और जो मेन डेफिनेशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनको समझाऊंगा, और जो बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होगा हमारे से वो हम देंगे। क्योंकि देखो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई रिजल्ट हमें मिलता है, हमें उसे एक्सप्लेन करना। ये केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से अच्छे नंबर हम ले सकते हैं अगर हम चीजों को समझ लेंगे, स्टूडेंट समझ लेंगे। तो हम जो बात कर रहे हैं आज वो है ग्रुप 3। तो ये पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, इसे नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बताओ कि मैंने एलिमेंट का नाम सही लिखा, कोई गलत तो नहीं लिखा? मेरे से गलती भी हो सकती है भाई, गलती भी हो सकती है। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन की फैमिली में आवे। बताओ सही है या गलत है? कोई गलत तो नहीं लिख दिया मैंने एलिमेंट? जल्दी बोलो। नो सर। ठीक है सारे एलिमेंट, इसके बारे में तुम्हें पता है कि यही है भाई। मैं किताब मेरे पास तो दूर पड़ी है, मैं तो देख रहा हूँ भाई, कहीं मेरे से भी हो जाती है मिस्टेक, तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहो स्टूडेंट्स। धीरे धीरे
बार बार चीजें लिखते हैं तो याद हो जाती हैं, हमें याद करनी पड़ती हैं, लेकिन याद करने के से अच्छा तो है पहले उन्हें समझ लो। समझने के बाद याद करना आसान होता है, रट्टेबाजी नहीं करनी। अब देखो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी स्टूडेंट, कौन बता रहा है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? बताओ क्या है एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का? 7 है। सर 7। तो नाइट्रोजन का 7 है, तुमने कहा बिल्कुल सही बताया। अब इसमें मैं जब 8 जमा करूंगा, मैजिक नंबर्स होते हैं, मैजिक नंबर्स होते हैं, ये मैंने याद कर लिया मैजिक नंबर। तो इसके बाद 8 जमा करूंगा कितना आएगा? 15। बोलो मैंने ठीक लिखा गलत लिखा? यहाँ पर 8 जमा कर दिया, अब इसमें मैं 18 जमा कर रहा हूँ, तो कितना आएगा? जल्दी कैलकुलेट करके बताओ स्टूडेंट्स, मेरी मदद करते रहो, मेरी हेल्प करते रहो। कितना नंबर आएगा इसमें 18 ऐड करूंगा तो? 33। 33 आ गया। फिर 18 ऐड कर देता हूँ, कितना आएगा? कितना आएगा स्टूडेंट जल्दी बताओ? 41। चेक कर लो। 51। सर 51। 51, कोई बात नहीं। अरे मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहो, धीरे धीरे सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ये नंबर मैंने कैसे बनाए? 8, 8, 18, उसके बाद 32 ऐड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब कितना आएगा? 32 ऐड करो, कितना आया? 383। तो यहाँ पर मेरे को देखो एटॉमिक नंबर याद करने से अच्छा ये होता है कि ये मैजिक नंबर्स मैंने बताए, इनको आप ऐड कर देना तो एटॉमिक नंबर मिलेगा। वो एटॉमिक नंबर किस लिए मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, इसका क्या फायदा होता है? क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे इनऑर्गेनिक शुरू हो गई है। क्यों? हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर पढ़ा था 11th में, तो उसमें हमने आपको लेक्चर में बार बार बताया कि हमारा मेन मकसद है केमिस्ट्री में एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना और लिखना। हम क्या करने जा रहे थे? हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। तो इसमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, क्या फायदा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का? जब अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, उसका क्या फायदा होगा स्टूडेंट, क्या क्या उसका यूज होने वाला है? क्योंकि उससे हमें पता लगेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही तो रिएक्ट करेंगे रिएक्शंस के अंदर। तो हमें केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं उसको समझने में इजी होगा, वहीं से रिएक्शंस होंगी। जो आपको पता है जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है स्टूडेंट, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मूवमेंट्स होंगी, उनकी ट्रांसफर होंगी, उनकी शेयरिंग होगी, और वो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से होने वाली है। न्यूक्लियस के पार्टिकल्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से बांधे हुए हैं, वो रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में आने वाले नहीं हैं, वो सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस में रिएक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक फंडामेंटल है जिससे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में कामयाब हैं। एस ब्लॉक में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, वो जो थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस तरह से। उनमें आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल थे NS1, NS2। अब इसमें NS2 और NP3 बता रहा हूं मैं आपको, तो देखता हूं फिर क्या करना है। देखो ये बताओ कि नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ कौन से पीरियड में नाइट्रोजन आता है पीरियोडिक टेबल? सारी केमिस्ट्री लर्न करवा दूंगा तुम्हें, आगे पीछे सारी केमिस्ट्री। सेकंड सही आंसर दिया तुमने, ये सेकंड पीरियड में होता है। अब बताओ कि अगर n की वैल्यू 2 है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था, उसकी वैल्यू 2 आ गई, तो इसका आउटर मोस्ट जो शेल होगा उसमें n की वैल्यू 2 होने वाली है। जो आउटर मोस्ट क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है स्टूडेंट, वही पीरियड नंबर होता है। यस या नो, जल्दी बताओ, यस या नो, बोलते रहो मेरे साथ, बोलते रहो। यही तो क्लास है कि ये डायरेक्ट लाइव क्लास है। जितना तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे उतनी जल्दी तुम केमिस्ट्री को सीख जाओगे। बोलो लास्ट ऑर्बिटल, इस लास्ट शेल इसका कौन से होने वाला है? n = 2, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है।
तो नाइट्रोजन का अगर मैं लिखूं स्टूडेंट कैसे लिखता हूँ 1s2 2s2 2p कितने हो गए 4 + 3 7 बोलो हो गए 7 इलेक्ट्रॉन पूरे यस और नो मैंने सही लिखा गलत लिखा यस बोलते सर। रहो गलत भी कर सकता हूँ गलती होगी तो ठीक कर देना ये सही है यस बोलो सर। यस सर। तो ये इनर शेल है ये मेरा आउटर वाला है ये इनर है 1s2 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है स्टूडेंट हीलियम की इसका एटॉमिक नंबर 2 है और उसके बाद क्या आया है 2s2 अभी दिखाता हूँ कि कैसे आसानी से सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो इसको समझना बहुत जरूरी है इसी के बेस पे सारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले यहां तक हो गया स्टूडेंट एन की वैल्यू कितनी है यहाँ 2 क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है कौन से पीरियड का है सेकंड पीरियड का अब ये फास्फोरस पे आ गया बताओ फास्फोरस कौन से पीरियड को बिलोंग करता है जल्दी बताओ फास्फोरस कौन से पीरियड थर्ड पीरियड सही है आंसर एमा का तो एन की वैल्यू 3 है यहाँ पर स्टूडेंट तो इसका मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ कि देखो इसके अंदर ये मैजिक नंबर 8 था मैंने 8 जमा कर दिया तो क्या आ जाएगा 10 इसका नेक्स्ट इनर्ट गैस एलिमेंट कौन सा होता है हीलियम के बाद कौन सा आता है सर हाँ एक बार दोबारा बताना मेरा नेटवर्क चला गया था। देखो सुन लो मैंने कहा कि ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है एन की वैल्यू 2 थी तो यहाँ पर 2s2p आए हैं आउटर मोस्ट में कौन से आए हैं 2s2p अच्छा ये इनर्ट गैस है हीलियम फास्फोरस पर आ गया तो फास्फोरस में ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है थर्ड पीरियड का फास्फोरस कौन से पीरियड में थर्ड पीरियड में तो इसके आउटर मोस्ट में 3 आने वाला है 3s और 3p कौन से आने वाला है 3s2 और 3p समझो अब ये बताओ कि हीलियम के नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सा है कौन सा है नियोन है तो नियोन में इसमें 8 जमा कर दूं तो नियोन आता है तो ये क्या बन गया ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई फास्फोरस की बोलो मैंने सही लिखी गलत लिखी 10 + 2 12 + 3 15 हो गए कितने इलेक्ट्रॉन है 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के यस और नो जल्दी बताओ मेरे साथ बोलते रहो जवाब यस सर। तो फिर ये आगे इसमें कोई डिफिकल्टी है यहाँ तक ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है देखो एग्जाम में कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछी जाती है और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे इसलिए अब देखो ये आर्सेनिक के बताओ कौन से पीरियड का एलिमेंट है और क्या बोल रहे हो बोलो आर्सेनिक कौन से पीरियड का है फोर्थ। वेरी गुड सैमा वेरी गुड आंसर फोर्थ पीरियड का है भाई तो फोर्थ पीरियड के अंदर बताओ फिर आउटर मोस्ट में कौन से ऑर्बिटल आने वाले हैं 4s2 और 4p3 बोलो हो गया क्या नहीं हो गया बोलो हो गए सही है या गलत है जल्दी बताओ अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है इनर्ट गैस जल्दी बताओ नियोन के बाद कौन सा आएगा आर्गन। आर्गोन का एटॉमिक नंबर बताओ 18। तो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए 18 और 9 20 और कितने 23 कितने हुए लेकिन मुझे कितने चाहिए 33 तो इसके अंदर कुछ और भी आने वाला है बताओ कौन सा ऑर्बिटल आएगा इलेक्ट्रॉन कितने हुए 18 + 20 और 3 23 मुझे चाहिए 33 है इसका एटॉमिक नंबर तो अब क्योंकि ये 4 है तो इसके पहले 3d आएगा स्टूडेंट ये देखो ये देख लो यहाँ पे 3d शुरू हो क्या शुरू हो गया 3d कितना शुरू हुआ 3d 10 आ गया यहाँ पर d नहीं आया यहाँ पर 3d 10 ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है मैंने स्टूडेंट्स आर्सेनिक ये किसकी लिखी है मैंने फास्फोरस बोलो किसी को डाउट अरे सीख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोलो मैंने कोई गलती की नो सर। है जल्दी बताओ
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वी शुड बी एबल टू राइट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करेंगे, फिर सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होंगे, आंसर भी इसी से निकलेंगे बहुत सारे। अब बताओ एंटीमनी का कौन सा पीरियड का है? फिफ्थ पीरियड करेक्ट आंसर। ये है फिफ्थ पीरियड। चलो फिफ्थ पीरियड लिख दिया मैंने। अब बताओ कि आउटर मोस्ट में कौन से आने वाला है? 5s2 और 5p3। इसका नेक्स्ट एलिमेंट बताओ। हीलियम, नियॉन, आर्गोन के बाद क्या आता है? है? अरे इनर्ट गैस एलिमेंट कौन से हैं? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होगा? क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स। अरे ये चीजें अब हमें याद हो जानी चाहिए, इसीलिए करवा रहा हूँ दोबारा से। व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन स्टूडेंट्स? अरे मैजिक नंबर कितना है? 18 ऐड करो 36। 36। तो बताओ कि ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए? यहाँ पर कितने हैं? 51। ये कितने हैं? कैलकुलेट करो, ऐड करके बताओ। 36 + 2 38, 3 41। तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल आने वाला है? जल्दी बताओ कौन सा भरूंगा यहाँ पर? अरे डी जब वाला। हमने है डी वाला कौन सा? अब तुम्हें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी तो तुम्हें पता था कि हमने एक डायग्राम बनाई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब 11th में पढ़ाया था। कौन सा डी आएगा? 3D 4D 5D कौन सा आएगा ये तो बताओ। बताओ कौन बता रहा है? देखो तो मैं समझ आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, भूलोगे नहीं। अरे n - 1 n - 4D। 4D आएगा। बिल्कुल सही आंसर किया आपने। n - 1 यहाँ भी डी आ गया। यहाँ पर डी नहीं है, यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पर डी आने शुरू हो गए। अब डी ऑर्बिटल भर चुके हैं, देख रहे हो। डी है, D10 है 4, ये 3D10 है। और जब ये डी ऑर्बिटल आएंगे तो ये प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो सारा हम देखेंगे। इनमें डी नहीं है, इनमें डी है, तो उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगी। स्टूडेंट्स कौन सी चेंजेस आएंगी वो सारी हम स्टडी करेंगे, तभी तो आपको लिखवाने में बता रहा हूँ। अब बताओ बिस्मथ कौन से पीरियड का है? बताओ बिस्मथ कौन से पीरियड का है? 6। तो 6th पीरियड का है स्टूडेंट्स। तो 6th पीरियड में मैंने क्या लिखना है? 6s2 6p3 लिख दिया। अब इसका नेक्स्ट इनर्ट गैस एलिमेंट बताओ कौन सा है? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन के बाद कौन सा आता है? ज़ेनॉन। का एटॉमिक नंबर बताओ। याद हो जाने चाहिए ये। ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर बताओ स्टूडेंट्स। 54। कितना निकाला है? सर अरे 54। इसमें 18 ऐड कर दो ना, 54 हो गया। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 83 है यहाँ पर। ये कितने हुए हैं? 66 और 3 कितने हुए हैं? ये कितने आए इलेक्ट्रॉन? 4, 56 और 3 59 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। और यहाँ पे कितने हैं? 83। अब बताओ फिर क्या क्या आएगा इसके आगे? जल्दी बताओ क्या होगा? इसके अंदर डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल आएगा। डी और एफ आएंगे। तो फिर हमारे पास Yes, आने वाले हैं 5D में कितने बनेंगे? 10 और 4F भी आ गया। 4F भी कितने हैं? 14। तो यहाँ पर F और D दोनों आ गए, देख रहे हो। तो ये तो मैंने लिखी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मुझे लिखनी आ गई। किसी को भी कोई डाउट है? एग्जाम में पूछी जाए तो लिख सकते हो। नोट कर लिया तुमने सारा? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पहली बेसिक चीज यही होती है, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एनी ग्रुप स्टूडेंट्स। और एक बार समझ आ जाए तो हम हर ग्रुप का लिख सकते हैं, उसमें कामयाब हो जाएंगे। हमें ये पता है कि पीरियड कौन से हैं, कौन से पीरियड को ये बिलोंग करता है।
और कौन सी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर डी ऐड हुए थे और लास्ट वाले में देख रहे हो 4f भी बढ़ चुका है। इसके क्या रिजल्ट होंगे वो हम देखेंगे। हम देखेंगे कि ये डी और एफ ऑर्बिटल क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स, इनका क्या रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जब मैं इनके साइजेस पढ़ूंगा स्टूडेंट, एटॉमिक और इनके आयनिक रेडियाई पढ़ूंगा, तो उसमें ये सारी चीजें काम आने वाली है स्टूडेंट्स। क्योंकि ये एक जो डी और एफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड होते हैं। एस ऑर्बिटल जो होता है बहुत क्लोज होता है न्यूक्लियस के, उसकी शील्डिंग पावर बहुत हाई होती है। ये नोट कर लिया तुमने तो मैं बता सकता हूँ। यस बोलोगे तुम? यस सर बिठा दो। बिठा दूं क्या? बिठा दूं? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो कि इनके जो ग्रुप 15 है हमारे पास, ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं स्टूडेंट्स, ये नॉन मेटल्स होते हैं, और आर्सेनिक और एंटीमनी जो होते हैं स्टूडेंट, ये मेटलॉइड्स होते हैं। और जो बिस्मुथ होता है स्टूडेंट वो मेटल। तो आप देख रहे हो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको वैरायटी मिल रही है, वैरायटी मिल रही है। केमिस्ट्री की खासियत क्या है? वैरायटी मिल रही है स्टूडेंट, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलाइट भी। तो डाउन द ग्रुप तुम देख रहे हो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ स्टूडेंट। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हो नाइट्रोजन तो बिल्कुल नॉन मेटल स्टूडेंट्स, और देख रहे हो कि ये बढ़ रहा है। अगर इनके अकरेंस की बात की जाए तो नाइट्रोजन तो गैस है स्टूडेंट्स, हवा में प्रेजेंट है, कितनी है? 78% है बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, 78। और एक होता है चाइल्ड साल्टपीटर, इसके बारे में पूछा गया एग्जाम में, व्हाट इज चाइल्ड साल्टपीटर? बताओ कौन बता सकता है चाइल्ड साल्टपीटर क्या होता है? इसका फार्मूला बताओ। The child हाँ? saltpeter. क्या होता है? Child saltpeter NaNO3 होता है। NaNO3 बिल्कुल सही आंसर है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। मतलब नाइट्रोजन अकर करती है, एक जगह है चाइल्ड, उसके अंदर ये मिलता है, इसलिए उसका नाम भी चाइल्ड साल्टपीटर रखा गया। और एक दूसरा भी होता है साल्टपीटर। तो साल्टपीटर का फार्मूला क्या है? ये पूछे जा चुके हैं पेपर में, इसलिए लिख रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है उनको डिस्कस। KNO3। ये NO3 बिल्कुल सही है। चलो नोट करो, नोट करने वाली चीजें नोट कर लो स्टूडेंट। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी बता रहा हूँ। बड़ी मजा आएगा, इनऑर्गेनिक में बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर चीज को नोट कर लेना, जल्दबाजी नहीं है। पेन से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाएगा स्टूडेंट। कंपटीशन दे रहे हो, वहां भी आएंगे, नीट के पेपर में जाओगे वहां भी लिखेंगे, इसलिए धीरे 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 लाल पेन से नोट कर लो, कलर पेन से यूज कर लो। ये जो फास्फोरस होता है स्टूडेंट, ये 11th जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। हमारे शरीर के अंदर भी फास्फोरस है क्या? तो ये जो होते हैं फॉस्फेट्स होते हैं, जैसे CH3 CO4 ट्वाइस, तो इसके जो मिनरल्स होते हैं फॉस्फेट होते हैं, ये सब हमें पता है कि ये फॉस्फेट होते हैं, इनको मिलते हैं। और इनमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है।
और इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी बुक में मिल जाएगी। फास्फोराइट भी होता है, फास्फोराइट भी होता है, Ca3PO4 ट्वाइस, Ca3PO4 ट्वाइस, तो फास्फोराइट कहते हैं। तो ये मिनरल की फॉर्म में मिलते हैं सारे। एग्जैक्ट डाटा चाहिए तो बुक में देख लेना, पूरी और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आर्सेनिक जो है वो 52nd एबंडेंट है, ये इनका मात्रा कम होती है, कम फॉर्म्स होते हैं, ये कम होते हैं। तो ये मिलते हैं FeASS इस फॉर्म में मिलते हैं, इस तरह से ये पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर। इनके सल्फाइड्स भी होते हैं, AS4S4। इस तरह से इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन बुक में मिल जाएगी, उसमें देख लेना। मैंने एक दो ही बताया आपको। ये 64th अमेंडमेंट है, 64th है। SB2S3 में होता है स्टूडेंट, SB2S3। इसका नाम है स्टिबनाइट। स्टिबनाइट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये स्टिबनाइट क्या है, व्हाट इज स्टिबनाइट? स्टिबनाइट। और जो बिस्मथ का है स्टूडेंट, ये 71st अमेंडमेंट है। कई कम अमाउंट्स में प्रेजेंट है, आपको दिख रहे हैं। तो बिस्माइट Bi2O3, ये इनके ओर्स हैं, ये मिनरल की फॉर्म में मिल सकते हैं हमें। और हमारे बॉडी में भी तुम्हें पता है कि फास्फोरस प्रेजेंट आपके शरीर में क्या है, ये उसकी क्रस्ट में मिल जाते हैं। और आपको पता ही है फाउंड फास्फोरस जो है ये फाउंड है प्लांट्स और एनिमल्स में भी होता है, और आपके बॉडी में भी प्रेजेंट है ये एलिमेंट स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन का भी आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं, नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा है एनिमल्स में और प्लांट्स में। ये जो प्रोटीन्स होती हैं इनमें क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, और इनमें क्या होती है, नाइट्रोजन होती है स्टूडेंट्स। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स में प्रोटीन्स होती हैं। तो फास्फोरस के कुछ मिनरल्स बताए गए हैं, आपको कुछ नाइट्रोजन के बारे में बताया गया है। ये मिनरल्स इनको भी नोट कर लो। एक जगह ये मिला हमें, नाइट्रोजन्स कहते हैं। ग्रुप 15 को नाइट्रोजन्स भी कहा जाता है। असल में ये सफोकेशन काज करते थे, ये जो एलिमेंट्स होते थे ना, ये सफोकेशन काज करते थे, पॉइजनस होते हैं स्टूडेंट, पॉइजनस होते हैं, इसलिए इनको नाइट्रोजन्स भी नाम दिया गया। वो सफोकेशन काज करते थे और इन्हें पॉइजनस होते हैं, तो इसलिए इनका नाम नाइट्रोजन्स भी दिया गया, नाइट्रोजन्स भी कहा गया। इसको पहले नोट कर लो सर। कर लिया। अब देखो कि इनमें हम जो चीजें स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट, उन्हें बोलते हैं ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या हम स्टडी करने जा रहे हैं? एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि कौन कौन सी एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती हैं। बताओ कुछ प्रॉपर्टीज का नाम। कौन सी एटॉमिक प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, हर ग्रुप में मैं स्टडी करूंगा, इसमें थोड़ी सभी ग्रुप्स में मैं स्टडी करूंगा। एटॉमिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी स्टडी करूंगा स्टूडेंट्स? क्या क्या हमने देखा? आपने देखा इनके एटॉमिक नंबर,
फिर आप कह रहे हैं इनके एटॉमिक मास कितने हैं, फिर आप कहते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, फिर आप कहते हो इनके बारे में इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ, और क्या स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ, इनके कोवलेंट और आयनिक रेडियाई बताओ, और क्या स्टडी करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, क्या बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और बताओ क्या क्या स्टडी करने जा रहे हो। तो एटॉमिक मेल्टिंग एंड नंबर, बॉइलिंग एटॉमिक पॉइंट्स, मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, कोवलेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और क्या बताओगे, मेल्टिंग पॉइंट बताओ, चलो डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट बताओ, क्या स्टडी करेंगे, डेंसिटी बताओ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी सबको क्या बोलते हैं, एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं, एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितना आप मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हमारे वीडियोस यूट्यूब में आते हैं सब लोग उनको सुनते हैं, तो आप उसमें आ रहे हो मेरे साथ और आप क्वेश्चन आंसर पूछते हो तो ज्यादा लर्न करते हो। डायरेक्ट इंटरेक्शन है, जल्दी नहीं है, आराम आराम से पढ़। तो ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट्स, इससे हमें और भी नॉलेज मिल जाती है इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। तो एटॉमिक नंबर तो तुम्हें पता ही लग गया, मैंने बता दिया कैसे निकालना है, मैजिक नंबर ऐड करते जाना और बनता जाएगा। एटॉमिक मास की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आपको वैल्यूज पता है, बुक में दे रखी है, ग्राम्स पर मोल में दी जाती है, मोलर मास जो होता है, कुछ हमें आइडिया हो जाता है एटॉमिक नंबर से, उसको डबल करके फिर हम देख लेते हैं और कितना प्लस माइनस होना है, क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं तो इसलिए वो एवरेज जब निकालते हैं तो फ्रैक्शंस में आते हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज में आते हैं। वो हमें कोई ज्यादा इसमें करना नहीं, कोई पूछेगा नहीं हमसे, वो वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, बुक में दे रखी हैं। बुक में एक टेबल है स्टूडेंट्स, उस टेबल से सारी वैल्यू मैं याद नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, टेबल से वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो बुक की टेबल से हम वो वैल्यूज लेके एक्सप्लेन करेंगे। हमारा काम है कि कोई वैल्यू है उसको एक्सप्लेन करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि कोई भी चीज चेंज हो रही है तो कितनी चेंज हुई है, कोई ज्यादा चेंज हुई है, कोई कम चेंज हुई है, कोई बड़ी है, कोई कम हुई है, उसको एक्सप्लेन करना ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा काम है। वही क्वेश्चन आने वाले। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे तरीके से तुम लिख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं। अब एक करके आगे चलते हैं, इसको मिटा दूं, बोलो हो गया? यस सर। बहुत जल्दी सीख रहे हो केमिस्ट्री सारी, दोबारा से 11 12 सब सीख रहे हो। रट्टेबाजी नहीं करनी, सीखना है भाई, एक ही बात कहता हूँ, रट्टेबाजी की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सीख लो, फिर केमिस्ट्री आसान हो जाएगी और इजी लगेगी, एग्जाम के लिए बहुत आसान क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट कोवलेंट रेडियस। अगर मेरे पास बुक में वैल्यू है स्टूडेंट, तो मैं देखूंगा बुक में क्या वैल्यू दी हुई है, ये पिकोमीटर में दिए गए हैं। पिकोमीटर में मेरे पास वैल्यू है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और हिस्ट्री। इसकी वैल्यू बुक में मेरे पास कितनी दे रखी है स्टूडेंट, ये कह रहा है 70 है, ये पिकोमीटर में दे रखी है स्टूडेंट, और ये 110 है, ये 121 देख रहे हो, ये 141,
और ये 148। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई वो हमारे पास। हम केमिस्ट्री में, मैंने कहा इनऑर्गेनिक में एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, एक्सप्लेन करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहली बात क्या दिख रही है स्टूडेंट, इन जनरल कोवलेंट रेडियस increases from nitrogen to this। बोलो मैंने सही लिखा गलत लिखा? क्या इंक्रीज कर रहा है? क्या इनकी कोवलेंट रेडियस बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, इतना बता दो बस। ठीक है, जो मैंने Yes, sir. देखा उसी को लिखा। अब इसका रीजन भी बताओ फिर। अब हर चीज के रीजन ही तो बताने हैं हमें, और कुछ नहीं। देखो इनऑर्गेनिक में हमें एक्सप्लेन करना, रीजन देने हैं, उसी से हमें नंबर मिलने हैं, बात खत्म। अब ऐसा क्यों हुआ? While as you go down the group, there is an increase in covalent radius। बताओ इसका आंसर, एक वर्ड के आंसर होते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जल्दी बताओ क्यों बढ़ रहा है? अरे जब नीचे जाते हो तो क्या हो रहा है? शेल बढ़ रहे हैं, बोलो शेल बढ़ते जा रहे हैं, यू आर एडिंग न्यू पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है। अरे शील्डिंग से पहले इसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। तो शेल नंबर बढ़ रहे हैं। एन वैल्यू कितनी थी इसमें? अरे एन वैल्यू 2 थी, एन वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो क्या कर रहा हूं मैं? इनर शेल और आउटर शेल देख रहे हो ना, बढ़ते जा रहे हैं। तो नए शेल ऐड हो रहे हैं, इसमें एन की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 5 शेल है, 5 मतलब पहले 4 है तो उसके बाद 5वां आएगा ना। तो फिर क्या होगा? एक कमरे के ऊपर कमरा डालते जा रहे हो तो क्या बढ़ेगा नहीं बिल्डिंग? तो इनका साइज बढ़ना चाहिए बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड। लेकिन एक चीज और देखनी है, ये तो जनरल मैंने लिखा था, यहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज है और यहां पर देख रहे हो लेस इंक्रीज है। यहां पर लेस इंक्रीज है स्टूडेंट्स, और यहां पर लार्ज इंक्रीज है। यही क्वेश्चन अब बन गया एग्जाम में कि जब नाइट्रोजन से फास्फोरस तक गए तो बहुत ही लार्ज इंक्रीज है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो आर्सेनिक टू बिस्मथ जो इंक्रीज है वो स्मॉल है। तो क्वेश्चन बन गया हमारा एग्जाम के लिए, इन द कोवलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस स्टूडेंट्स देयर इज अ लार्ज इंक्रीज, in covalent radius, but यहाँ पे क्या देख रहे हो? आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली स्मॉल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। यहाँ पे साइज लिख दिया। अब इसका आंसर आपको बताना है पेपर में। ये क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट आपके, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं बोर्ड में। अब कौन बताएगा इसका आंसर? Who will answer this question students? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ये पूछा जा चुका है। बताओ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? कौन इसका आंसर कर सकता है? बताओ यस और नो। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए लिखी थी स्टूडेंट्स, इसलिए बताया था कि जब डी ऑर्बिटल भर गए, एक जगह एफ ऑर्बिटल भरे, कहां पे भरने शुरू हुए? यहाँ पर देख रहे थे। इसमें क्या हो गया था? डी भर गया था, इसमें एफ भर गया था, बिस्मथ पर भरा था कि नहीं पूरा? इसमें डी ऑर्बिटल आ गए थे,
और यहाँ पर क्या आए थे 4f, यहाँ पे 3d और 4d भरे थे, यहाँ पर कौन सा भरा था 4f ऑर्बिटल। बोलो भरा था क्या नहीं भरा था, बोलो यस और नो, बोलो। Yes, sir. अब क्या होता है कि Yes, sir. इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है जिससे साइज बढ़ता है, जैसे तुम कह रहे हो जब शेल ऐड होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, उनके साइज बढ़ेगा। लेकिन क्या होगा कि जब डी और एफ ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है। क्या होता है कि जब 3d 4d और 4f ऑर्बिटल्स आ गए तो इनकी पुअर शील्डिंग होती है, ये पुअर शील्डिंग करते हैं। क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। उसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जो डी और एफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। तो जब न्यूक्लियस के सामने डी और एफ आते हैं वो डिफ्यूज होते हैं, तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स होती है आउटर मोस्ट के लिए वो बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। तो ये लार्ज इन साइज होते हैं, डिफ्यूज। क्या होते हैं, लार्ज एंड डिफ्यूज होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि ये पुअर शील्डिंग करते हैं, पुअर शील्डिंग होती है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है स्टूडेंट्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होता है उस पे क्या फर्क पड़ेगा, इट इंक्रीजेस फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस उनको ज्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, क्योंकि इनकी शील्डिंग पुअर है, शील्डिंग पुअर है। तो उससे क्या होगा, तो साइज जितना इंक्रीज होना चाहिए उससे कम हुआ, साइज कंट्रैक्शन करेगा। वो क्या करेगा, साइज कंट्रैक्शन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से साइज बढ़ता है, क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, जो तुम नहीं बताया था मुझे। लेकिन अगर पुअर शील्डिंग हो जाएगी, पुअर शील्डिंग से क्या होगा, कंट्रैक्शन होगी, साइज कम होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, टोटल रिजल्ट क्या होगा कि साइज में जितना इंक्रीज होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, टोटल साइज में कम इंक्रीज हुआ। तो जो टोटल इंक्रीज हुआ साइज में वो लेस हुआ इन मैग्नीट्यूड। समझ आ गई। इसीलिए ही जब नाइट्रोजन से फास्फोरस में गए थे तो साइज एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया था और एंड में देखा कि साइज थोड़ा ही इंक्रीज हुआ। उसका रीजन है जो मैंने बोर्ड में लिखा है, इसको नोट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये शील्डिंग इफेक्ट बार बार आएगा, इससे कई क्वेश्चन हम करेंगे, इसको नोट करो। किसी स्टूडेंट को डाउट है, किसी को डाउट है इसमें? No, sir. तेरे को No, समझ sir. में आई, बोलो समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं लेटर ऑन। तो इसको नोट कर लो, नोट कर लो स्टूडेंट, इसको समझ लो। ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। डी और एफ ऑर्बिटल बड़े साइज और डिफ्यूज होते हैं, इनकी स्क्रीनिंग बहुत पुअर होती है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाती है, तो साइज को ये छोटा करेंगे, जितना होना चाहिए बड़ा उतना नहीं बड़ा हुआ, इसलिए उनमें चेंज, मैग्नीट्यूड की चेंज कम है और नाइट्रोजन से फास्फोरस में बहुत ज्यादा साइज बढ़ा। So okay students, this chapter we have begun. This is a very important, or I am finishing my lecture today here. I thank you very much for interacting with me, for answering very good questions which have been given to you. I hope and I will continue to bring more and more important questions for you. Keep on interacting. These are live sessions, and kindly share our work and our videos with all your friends so that we can be listened by more and knowledge can be spread. Good night students, see you in my next class. Bye bye.